गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग आज हमसे पढ़ेंगे 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूज ऑफ पैसिव वॉइस, जो कि आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और आपके सिलेबस का ही नहीं, ये पूरे होल ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वॉइस। जितने भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें इनका रोल 70% होता है, वो चाहे एडिटिंग हो, ओमिशंस हो, गैप फीलिंग हो, जितने भी एरर करेक्शन होते हैं उसमें इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वॉइस का। और आपके 11th सेक्शन का जो अपग्रेड सिलेबस है उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है वॉइस। और थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ने का पैटर्न भी चेंज करना होगा। हम अब कोई भी चीज बहुत ही एक डीप तरीके से पढ़ेंगे ताकि एरर करेक्शन को अधिक से अधिक सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपके 11th में एरर करेक्शन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है एक नया सिलेबस में। तो चलिए अपने आप को कंसंट्रेट करिए और हमारे साथ वॉइस को देखिए। वॉइस, आप वॉइस के बारे में पहले से जानते होंगे कि वॉइस क्या है, व्हाट इज वॉइस। तुम्हें पता है कि आप जानते होंगे, लेकिन हम फिर भी वॉइस के बारे में आपको डिफिनेशन देते हैं आपके सिलेबस के अनुसार, है ना। देखिए, इन विच सेक्शन we study the use of transitive verb is called passive voice। आप लोग अभी तक जो भी पैसिव वॉइस का या वॉइस का डिफिनेशन पढ़े होंगे, थोड़ा सा उसके ये हट कर है। 11th में या आप आगे भी अगर क्लास को मतलब आगे बढ़ते हैं तो ग्रामर के आइटम्स तो सब वही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न, पढ़ने का पैटर्न और उसका नॉलेज थोड़ा डिफरेंस होते जाता है। तो हम लोग को पढ़ने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने वॉइस का डिफिनेशन दिया कि in which section we study the use of transitive verb is called voice। मतलब कि ग्रामर के जिस पार्ट में हम ट्रांजिटिव वर्ब के यूज के बारे में पढ़ते हैं वो होता है वॉइस। आप समझ रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का यूज ही वॉइस कहलाता है। मतलब ये हुआ कि पूरा पैसिव फॉर्म जो वॉइस का होता है उसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब का ही यूज करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म चेंज होता है और पूरे वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब की चर्चा है। ओवरऑल वी स्टडी द यूज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इन ऑल सेक्शन ऑफ ग्रामर, such as section as all tenses, modals, imperative sentences और extra sentences, WH family। जितने भी सेंटेंस के पैटर्न होते हैं सारे पैटर्न्स में ट्रांजिटिव वर्ब की ही चर्चा है। ओवरऑल कहा जाए तो द वॉइस डिपेंड्स ऑन द ट्रांजिटिव वर्ब फंक्शंस। ये ट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो फिर यहां देखते हैं, हमने डिफिनेशन लिखा, इन विच सेक्शन वी स्टडी द यूज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जिस सेक्शन में हम ट्रांजिटिव वर्ब के यूज के बारे में पढ़ते हैं वह होता है क्या, वॉइस। तो आप लोगों के मन में फिर एक बात होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। हमें पता है, आप ये जानते होंगे
ट्रांजिटिव वर्ब का नाम सुने ही होंगे आप। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्या होता है भाई? ट्रांजिटिव वर्ब has contain object। transitive verb contains object in any situation। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमने एक स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे एक लाइन है, ट्रांजिटिव वर्ब contains objects in any situation। किसी भी सिचुएशन में यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, वह वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। In any conditions, any subject of verb contains a object in any situation, that verb is transitive verb। मतलब यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस के वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। बिना ऑब्जेक्ट का ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता। तो फिर यहां पे बात है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट है ना? नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? आप ऑब्जेक्ट जानते हैं क्या है? फिर भी मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों को सोचने के लिए। यहां पे देखेंगे, सी गोज टू टेम्पर, है ना, इन एवरी ट्यूसडे। She goes to temple in every Tuesday। ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप लोगों को ऑब्जेक्ट बताना है। इससे कमेंट सेक्शन में आप ऑब्जेक्ट बताएंगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होगा ये टेम्पल ऑब्जेक्ट है, टेम्पल इज ऑब्जेक्ट। She is subject, goes verb to preposition, temple object, in everyday in Tuesday other words। and other sentence is यहां पे he writes a letter। सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, दोनों सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट बताने हैं। यहां पे ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, इट इज रेगुलर वर्ब, ए आर्टिकल और लेटर। व्हाट इज लेटर? व्हाट इज टेम्पल? लेटर और टेम्पल में डिफरेंसेस बताना है ना? ग्रामर के ये सब बेसिक चीजें हैं और इनको बहुत ही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। यदि आप थोड़ा सा डीपली नहीं पढ़ते हैं तो ग्रामर की वॉइस सेक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और वॉइस सेक्शन पूरे ग्रामर का 70% एरर करेक्शन वाले प्रॉब्लम को फेस करता है। तो आपको बताना है लेटर और टेम्पल में डिफरेंस। कौन ऑब्जेक्ट है, टेम्पल या लेटर? तो कुछ लोग कहेंगे दोनों ऑब्जेक्ट हैं,
कुछ लोग का मानना है कि जो लास्ट में होता है वो सब ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग रूल एक होता है जो हम लोग पढ़ते आए, आप लोग भी शायद जानते हो। ऑब्जेक्ट दो बातों पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट के लिए पहला वर्ड होता है व्हाट और दूसरा होता है whom। व्हाट और whom ये ऑब्जेक्ट के दो बॉडीगार्ड हैं। ऑब्जेक्ट के लिए दो बॉडीगार्ड व्हाट और whom। किसी भी सेंटेंस में व्हाट और whom से आंसर उसका मिल जाए किसी एक से, तो आंसर देने वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। आप समझ रहे हैं? एक बात को फिर से सुनेंगे। यदि किसी सेंटेंस में व्हाट या whom दोनों में से किसी एक का रिप्लाई मिल जाए, दैट इज ऑब्जेक्ट। वही ऑब्जेक्ट है। जो रिप्लाई दे रहा है वह ऑब्जेक्ट है। रिप्लायर इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने का ये सबसे बेस्ट रूल है, बेस्ट ट्रिक है। किसी सेंटेंस में व्हाट और whom से हम क्वेश्चन एराइज करेंगे, यदि उसका रिप्लाई मिल गया तो रिप्लायर जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 1 और 2 ऑब्जेक्ट कौन है। देखेंगे she goes to temple in every Tuesday। what does she go, what does she go, इस सेंटेंस में हम व्हाट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। what does she go आंसर है what does she go, आंसर नहीं है। क्या जाती है, नहीं, कोई आंसर नहीं। whom does she go, किसे जाती है, आंसर नहीं है। दोनों का आंसर इसमें से कोई नहीं दे रहा है वर्ड, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि टेम्पल ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट पहचानने का ये दो रूल बेस्ट रूल है। अभी सेंटेंस में देखते हैं व्हाट डज ही राइट, व्हाट डज ही राइट, आंसर इज लेटर। whom does he write, आंसर इज नॉट। मतलब इस सेंटेंस में व्हाट का आंसर मिल गया, क्या लिखता है, लेटर लिखता है। whom का आंसर नहीं मिल रहा है, किसे लिखता है। तो किसी एक का तो मिला, किसी एक का मिले तो वहां ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट का आंसर इसमें मिल गया, लेटर दे रहा है। क्या लिखता है, लेटर लिखता है। लेटर इज ऑब्जेक्ट। ये लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें व्हाट और whom किसी का आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। टेम्पल इज नॉट ऑब्जेक्ट। ये एक अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स। टेम्पल इज नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज अदर वर्ड्स। हमें आशा है कि आप ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे हमें। आपको हम समझाने का बहुत कोशिश करेंगे। आपने समझा कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। आपने देखा यहाँ टेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि व्हाट और whom में किसी का आंसर नहीं दिया, और यहाँ पे लेटर व्हाट और whom का आंसर दे रहा है, तो लेटर इज ऑब्जेक्ट। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, जिस रेगुलर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। समझ रहे हैं ना? ट्रांजिटिव वर्ब कंटेन्स ऑब्जेक्ट इन एनी सिचुएशन। हम ऑब्जेक्ट पे डिस्कस इसलिए कर दिए कि ऑब्जेक्ट जो है ट्रांजिटिव वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने पास रखता है एनी सिचुएशन में। बिना ऑब्जेक्ट का ट्रांजिटिव वर्ब हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने ऑब्जेक्ट पे चर्चा किया। तो ऑब्जेक्ट पहचान गए, तो ऑब्जेक्ट से आप ट्रांजिटिव वर्ब को पहचान गए। अब मतलब ये हुआ कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो गोज है ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb. Goes is intransitive verb in this sentence. और यहां पे जो राइट्स है
इसका ऑब्जेक्ट है लेटर, इसलिए कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप ऑब्जेक्ट को पहचान गए तो आप ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी पहचान जाएंगे। और ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वॉइस जो होता है वह सेक्शन है ग्रामर का जहां हम ट्रांजिटिव वर्ब के यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो हमको इंट्रांजिटिव से कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसे सेंटेंस से हमको कोई मतलब नहीं है वॉइस में, ऐसे सेंटेंस की कोई चर्चा नहीं है वॉइस में, हमको सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की चर्चा करनी है। ट्रांजिटिव वर्ब मींस जहां ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि वॉइस जो होता है पूरे ट्रांजिटिव वर्ब के यूज का एक पार्ट होता है। एक बार फिर से हम ओवरऑल रिव्यू करते हैं। पूरे ट्रांजिटिव वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में पढ़ना है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस पॉसिबल है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। पूरे वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब का ही चेंज होता है। पूरे वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। पूरे वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है। यदि कोई आपसे बोल दे, आप पहले से वॉइस जानते हैं, इसका पैसिव फॉर्म बनाना है, शी गोज टू टेंपल इन इंडिकेटिव स्टेट, इसका पैसिव फॉर्म हम बना रहे हैं, टेंपल इज गॉन बाय हर इन इंडिकेटिव स्टेट। जिसको जिसको सही लग रहा है अभी भी, टेंपल इज गॉन बाय हर इन इंडिकेटिव स्टेट सही है, बहुत लोगों को लग रहा होगा, लेकिन नहीं, it is not possible because this sentence is intransitive verb। मतलब ये जो verb है she goes to temple, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये intransitive verb है, इसका पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है, इसका पैसिव फॉर्म बनेगा ही नहीं। तो आप ऐसे सेंटेंस को जो कि इंट्रांजिटिव है, इसको आप पैसिव फॉर्म में नहीं बना सकते। इसको लेकर के आपके इधर करेक्शन में 11th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको कॉमन इरर्स बहुत सारे मिलेंगे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना करके दिया हुआ है, आपको समझना है कि कौन चेंज हो सकता है कौन नहीं हो सकता। वहां इंट्रांजिटिव को भी चेंज किया हुआ है, ट्रांजिटिव को भी चेंज किया हुआ है, और इरर करेक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है ये, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज इंट्रांजिटिव। इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, a letter is written by him, a letter is written by him, ये चेंज हो सकता है। यहाँ लेटर ऑब्जेक्ट है, ये राइट्स ट्रांजिटिव वर्ब है। तो पूरे वॉइस में हम ट्रांजिटिव वर्ब के यूज और ट्रांजिटिव वर्ब को ही चेंज कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव का कोई रोल यहाँ नहीं है, एकदम ध्यान देना है। आपने अभी तक ये सीखा, ऑब्जेक्ट को सीखा, ट्रांजिटिव वर्ब को सीखा, और पूरे ट्रांजिटिव वर्ब का यूज वॉइस होता है। हमें आशा है आप समझ रहे होंगे अच्छा से। फिर आगे देखते हैं, तब तक आगे इसको देखें। वॉइस जो है दो तरह के होते हैं। अब हमें लग रहा है कि आप वॉइस को अच्छा से समझेंगे। वॉइस दो तरह है, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या होता है? Here important role of subject, important role of ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में उस सेंटेंस का पूरा इंपैक्ट सब्जेक्ट पर हो, दैट इज एक्टिव वॉइस। और जिस सेंटेंस में पूरे सेंटेंस का इंपैक्ट
ऑब्जेक्ट पर करे, दैट इज पैसिव। छोटी छोटी बातें, ध्यान देने वाली बातें हैं। आप ग्रामर का एरर करेक्शन, गैप फिलिंग, एडिटिंग, ओमिशन सब क्यों नहीं कर पाते हैं? आप जानते हैं, आपको अगर आपने अगर 10 दिया गया है आपको कि आपको एरर करेक्शन करना है, तो आप उसमें से अगर 5 सही कर दिए, 5 गलत कर दिए, और जब गलती आपको बताया जाए कि आपने ऐसा गलती किया था, ये होना चाहिए था यहाँ पे, तो आपको उसमें से 100% आपको पता होगा, यानी तो हम जानते ही थे। फिर भी गलती इसलिए होता है कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां काम नहीं करता है। आप किसी भी क्वेश्चन को एक बहुत ही अब्रोड तरीके से सोचेंगे, तो मतलब टोटली सोचेंगे क्या हो सकता है, व्हाट इज इट बी पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है। अगर आप ऐसा सोच के कुछ भी बनाते हैं 11 12 या आगे भी आपका जो भी एम है, आप उसमें सक्सेस करेंगे। इंग्लिश को लेकर हमने अभी बोल दिया, ये यहाँ सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, यानी पूरे सेंटेंस का इंपैक्ट सब्जेक्ट पर होता है, दैट इज एक्टिव। यदि पूरे सेंटेंस का इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो है ऑब्जेक्ट पर हो, दैट इज पैसिव। अब ऐसा बोलने से एक बात तो क्लियर है कि एक्टिव और पैसिव कैसे पहचाने। हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेंटेंस, ध्यान देंगे आप, यहां से शायद दिख रहा है यहां तक, हाँ ठीक है, देखिए हमने 2 सेंटेंस लिखा, राम किल्स रावण, मैंगो इज इटेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें पता है ये एक्टिव है और ये पैसिव है। यहां सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट रोल है पूरे सब्जेक्ट में, पूरे सेंटेंस में। यहां ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट रोल है पूरे सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पहचानना है, हम आगे बताएंगे, आपको बहुत सारे एरर करेक्शन हम आप लोगों से प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। सेंटेंस के पैटर्न को समझना होगा ताकि कंफ्यूजन न हो। जैसे कि देखिए छोटी सी बात है, हमने कहा कि यहाँ सब्जेक्ट का रोल होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट का रोल होता है। यानी एक्टिव वॉइस जो है जब भी स्टार्ट होगा सब्जेक्ट के साथ होगा, यानी उसमें सब्जेक्ट होगा। अब पैसिव वॉइस जब भी स्टार्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ होगा, उसमें सब्जेक्ट शुरू में नहीं होगा। तो एक्टिव पैसिव पहचानने का बेस्ट तरीका, भाई ये कौन सा वाक्य है, पैसिव है ना। हम जैसे कि अभी देखेंगे, आप अभी देखेंगे एक दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, हमने एक सेंटेंस दिया है, ध्यान से देखिए। We were reached the gate of park, there was dog.
इसमें एरर करेक्शन करना है। आप वॉइस जानते हैं, ध्यान से देखें। वी वर रीच द गेट ऑफ पार्क, देयर वाज डार्क। आपको क्या लग रहा है, इसमें कहीं कुछ मिस्टेक, कुछ एडिट हो सकता है? यही एरर करेक्शन है। अब इसके लिए बहुत जरूरी है जानना कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव में पॉसिबल है कि पैसिव में पॉसिबल है। उसके लिए हम कब से ये चर्चा कर रहे थे कि एक्टिव जो है सब्जेक्ट से शुरू होता है और पैसिव ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ध्यान देंगे, जब एक्टिव सब्जेक्ट से शुरू हुआ तो सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू हुआ तो एक्टिव वाला रूल लगाएंगे वहां पे, जो नॉर्मली हम टेंस वगैरह में अलग अलग ग्रामर के टर्म में पढ़े हैं। यदि सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो माइंड में एक ही बात आए कि ये सेंटेंस जो है पैसिव में है, तो वहां पे हम पैसिव वाले रूल को फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं। We were reached the gate of park, there was dark. हम जब गेट के पार्क के गेट पर पहुंचे तो वहां अंधेरा था। मतलब पूरे सेंटेंस में वी ही सब्जेक्ट है। वी क्या है? सब्जेक्ट है। पूरे सेंटेंस में वी के बारे में ही बताया गया है। मतलब जब हम लोग पहुंचे पार्क के गेट पर तो वहां पूरा अंधेरा था। कौन? हम लोग। यहां हम लोग ही सब्जेक्ट हैं। तो जब सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो दैट इज एक्टिव वॉइस, मतलब नॉर्मल सेंटेंस। और जब सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो तो दैट इज पैसिव वॉइस। तो ये हमको पता चल गया, ये सेंटेंस में पूरा इंपैक्ट वी पर है, दैट इज दिस सेंटेंस इज एक्टिव टर्म। यानी इस नॉर्मल सेंटेंस है, ये वॉइस में नहीं बन सकता, लेकिन इस सेंटेंस में वॉइस में बनाया गया है। कैसे? वी वर रिच्ड। आप जानते होंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये रूल है, वर और V3, और वर के साथ V3 तभी होता है जब पैसिव फॉर्म होता है। तो ये सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में बनाया गया है, लेकिन ये पैसिव फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट से शुरुआत हुई है और पूरे सेंटेंस का इंपैक्ट वी पर है। इसलिए हम इसको क्या पैसिव में नहीं कर सकते, ये एक्टिव है। तो यहाँ पे वर नहीं होगा, वर इज स्ट्रॉन्ग, वी रिच्ड। वर गलत था, किसी को एडिट करना था, वर नहीं होगा, बस वी रिच्ड द गेट ऑफ पार्क, देयर वाज डार्क। तो आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्टिव कैसे पता लगाएं, पैसिव कैसे पता लगाएं। इसलिए हमने आपके लिए सिलेबस यहाँ पे डेफिनेशन दिया कि एक्टिव में सब्जेक्ट इनिशियली होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट इनिशियल होता है। अगर हम एक्टिव पैसिव के बारे में पता लगा लेते हैं, समझ जाते हैं, तो हम आसानी से एरर करेक्शन वाले सेक्शन को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चला कि तो सेंटेंस एक्टिव है, यानी इसको पैसिव में बनाया गया था। यहाँ पे वर्ड जो था गलत था, इसको हमने क्रॉस किया, वी लिस्ट केवल होना है। हमें आशा है आप समझ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ जरूर बताएंगे। आगे देखिए, तो एक्टिव और पैसिव ये दो वॉइस के टर्म होते हैं, एक्टिव पैसिव। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, आप समझ गए। यहां सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, यहां ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चेंज इनटू टेंसेस। एक्टिव से पैसिव का जो चेंजिंग है ये टेंस में कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम लोग फ्लैश में देखेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट।
सिंपल प्रेजेंट। एक बात है, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो वॉइस है इसको पढ़ने के पहले टेंस की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आप लोगों को टेंस में प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताएंगे, हम टेंस का क्लास भी आप लोग करेंगे, क्योंकि टेंस बहुत जरूरी है वॉइस को सुनने के लिए। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब जरूरी था, ऑब्जेक्ट जरूरी था, उसी तरह से टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉइस को समझने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप लोग को लगा कि हमें टेंस भी अभी जानना है तो आप भी बताएंगे, हम टेंस का भी क्लास ले लेंगे। अभी फिलहाल हम टेंस के चेंजिंग टर्म को सिखाते हैं। सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का चेंजिंग स्ट्रक्चर होता है पैसिव का। पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एंड आर V3 by प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब हम इसके लिए सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। ये रूल है चेंज ऑफ टेंसेस का। यदि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो, उसका पैसिव फॉर्म चेंज करना हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एमआर V3 बाय सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक नाम आ गया ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। यहाँ पर फिर एक बात हम कहेंगे, यदि आप ऑब्जेक्टिव केस के बारे में नहीं जानते हो, केस को नहीं समझते हो, तो छोटी सी वीडियो में आपको ये केस वाला भी हम सेक्शन क्लियर कर देंगे। आपको इसमें जो भी आपको अभी तक प्रॉब्लम हो रही हो वो हमें बताएंगे, टेंस वाली प्रॉब्लम बताएंगे, और केस अगर आप समझ रहे हैं तो उसको ही बताएंगे, नहीं समझ रहे हो तो उसको ही बताएंगे। फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। इसका एग्जाम्पल अभी देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल, सरिता राइट्स अ लेटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं। व्हाट डज सरिता राइट? आंसर इज लेटर। दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। दिस सेंटेंस इज चेंज इनटू पैसिव वर्ब। ये पैसिव फॉर्म में चेंज हो सकता है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट है। और नहीं जानते हैं टेंस तो हमें आप बताएंगे, हम टेंस भी बताएंगे, लेकिन अभी जानिए कि ये सिंपल प्रेजेंट है और उसका रूल ये होता है सिंपल प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट लेकर, ऑब्जेक्ट है तो लेकर, इज है बाद में से लेटर के साथ, इज V3 written, लेटर इज written बाय सरिता। एक नेम है, नेम का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, बाय सरिता। एक्टिव था, ये पैसिव था। लेटर्स इज रिटन बाय सरिता, ये पैसिव हो गया। यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट होता तो उसका हम ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग लिविंग, तो उसको भी पहले चेंज करेंगे, दोनों का अलग अलग शब्द होता है। तो अभी तक आप इसको अच्छा से पढ़ेंगे। एक बार फिर से पढ़ने के बाद जहां भी प्रॉब्लम है इसमें आप हमें जरूर बताएं, और फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।